हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मनोविज्ञान के सबसे पसंदीदा चैप्टर बीएफ स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा आने वाले चैप्टर से क्वेश्चन थॉर्नडाइक स्किनर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, स्किनर महोदय जो हैं उन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। और दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर बीएफ स्किनर थे। दोस्तों, कहाँ के हैं? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हैं। कौन हैं? तो बीएफ स्किनर जी हैं। और किसके प्रवर्तक हैं? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मनोवैज्ञानिक कहाँ से संबंधित हैं। कभी पावलोव तो कभी थॉर्नडाइक। आपको मनोवैज्ञानिक के बारे में पता होना चाहिए कि वे कहाँ से संबंधित है। अब प्रोफेसर स्किनर कहाँ से संबंधित हैं? तो प्रोफेसर स्किनर अमेरिका से संबंधित हैं। इन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया है। बीएफ स्किनर साहब जो हैं उन्होंने अधिगम की प्रक्रिया को समझने के लिए अनेक पशु पक्षियों पर अपना प्रयोग किया है। लेकिन अगर दोस्तों बात करें तो स्किनर साहब ने सबसे ज़्यादा सफ़ेद चूहे व कबूतर पर अधिगम के सर्वाधिक प्रयोग किए हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों, कौन सा चूहा है उनका? तो सफ़ेद चूहा है जिस पर उन्होंने प्रयोग किया है। और थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली कैसी थी? बिल्ली भूखी थी। और थॉर्नडाइक जो भोजन बताते हैं वो मछली कैसी थी? तो वह मछली मृत थी। तो दोस्तों, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अपना प्रयोग किया था। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्किनर महोदय ने प्रथम प्रयोग चूहे पर किया था। आप ये भी फैक्ट याद रखिए। और द्वितीय प्रयोग अपना कबूतर पर किया था। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्किनर ने अपना प्रथम प्रयोग कब किया था, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1938 ईस्वी में स्किनर ने अपना प्रथम प्रयोग किया था। और वहीं पर द्वितीय प्रयोग पूछ लिया जाए कि स्किनर ने द्वितीय प्रयोग कब किया था, तो द्वितीय प्रयोग किया था 1943 में। प्रथम प्रयोग 1938 में किया था और द्वितीय प्रयोग 1943 में किया था। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं स्किनर साहब की किताब कौन सी थी। तो स्किनर साहब की जो किताब है वो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग, यह इनकी किताब है। अब आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो वह अन्य नाम कौन से हैं? तो दोस्तों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं वो देखिए। आर्यस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को कहा जाता है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का नियम किस पर आधारित है? तो यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। और दोस्तों, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आया था, उसी की जगह पर स्किनर का सिद्धांत आया है। और दोस्तों, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत के नाम से भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जाना जाता है। और नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी स्किनर महोदय का दिया हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आर्यस थ्योरी जो है वो स्किनर महोदय का है। और एसआर थ्योरी के बारे में आपने सुना होगा। एसआर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक महोदय का है। और स्किनर महोदय ने सबसे ज़्यादा जोर जो दिया है वो रिस्पांस पर दिया है, अर्थात आर पर दिया है। और थॉर्नडाइक महोदय ने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसको माना है? तो उन्होंने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है एस को। एस अर्थात
स्टिमुलस को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि स्किनर का चूहे पर प्रयोग उन्होंने अपना किस प्रकार से किया था। तो स्किनर ने सफ़ेद चूहे पर अपने अधिगम के प्रयोग किए। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए एक बॉक्स का निर्माण करवाया। दोस्तों इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस बॉक्स में घुमावदार मार्ग बनाए गए जिसमें चूहा दौड़ लगाता। इस बॉक्स में ऐसी व्यवस्था की गई कि लीवर दबने से भोजन की प्राप्ति हो सके। और दोस्तों जब चूहा बॉक्स में दौड़ लगाता तो अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ता और लीवर दब जाता, जिससे उसको भोजन की प्राप्ति हो जाती। तो दोस्तों कार्य करने की पद्धति को, यानी कि जो दौड़ लगा रहा है चूहा, उसको रिस्पांस कहा गया, और जो उसको भोजन प्राप्त हो रहा है उसे स्टिमुलेट कहा गया। और दोस्तों इन्होंने क्या किया कि सफ़ेद चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया स्किनर साहब ने, और उसमें घुमावदार मार्ग बना दिए, और जिसमें वो चूहा दौड़ लगाता, और उसमें एक लीवर की व्यवस्था कर दी जिससे कि उसका पैर जब लीवर पर पड़ता तो दरवाज़ा खुल जाता और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। चूहे का विभिन्न मार्गों से गुजरना एक अनुक्रिया अर्थात रिस्पॉन्स है। उसे भोजन की प्राप्ति होना उद्दीपक अर्थात स्टिमुलेट है, इसलिए इसे अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर बात क्या हो रही है कि एक इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि इस सिद्धांत में उद्दीपक भोजन को नहीं माना जाएगा। जब थॉर्नडाइक जी थे उनके सिद्धांत में भोजन को उद्दीपक माना जाता था, लेकिन इस सिद्धांत में भोजन को उद्दीपक नहीं माना जाएगा। स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आया है। उन्होंने कहा है कि भोजन को पुनर्बलन कहा जाएगा, इसलिए भोजन को यहाँ पर उद्दीपक नहीं माना जाएगा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। आर टाइप थ्योरी क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने रिस्पांस को ज़्यादा बल दिया है, इसलिए इनके सिद्धांत को आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो चूहा अनुक्रिया करता है और भोजन क्या है, वो पुनर्बलन है। यहाँ पर उद्दीपक नहीं है भोजन, यहाँ पर भोजन को पुनर्बलन माना गया है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में बिल्ली अनुक्रिया करता थी और मछली उद्दीपक थी। कहने का अर्थ है जो मछली थी उसका भोजन था वो उद्दीपक था, लेकिन यहाँ पर स्किनर साहब के सिद्धांत में पुनर्बलन को आप भोजन के रूप में मानेंगे। यानी कि दोस्तों पुनर्बलन को आप हमेशा स्किनर के सिद्धांत में रखेंगे और उद्दीपक को थॉर्नडाइक के सिद्धांत में रखेंगे, इसलिए इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर रिस्पांस पर दिया है, इसलिए इसे आर टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों पुनर्बलन की अगर बात हो रही है तो पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं वो भी जान लीजिए। तो पुनर्बलन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा होता है नकारात्मक पुनर्बलन। अब दोस्तों सकारात्मक को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि यदि प्राणी को सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो वह क्रिया को बार बार दोहराता है। जैसे दोस्तों अगर भोजन चूहे को मिल जाता है या चूहे का पैर लीवर पर पड़ने से लीवर दब जाता है और वह भोजन को प्राप्त कर लेता है, तो वह बार बार वही क्रिया को दोहराएगा। लेकिन अगर नकारात्मक पक्ष में देखा जाए तो अगर लीवर दबने से दरवाज़ा ही ना खुले, उसे भोजन ही ना मिले, तो क्या वह यह क्रिया बार बार दोहराएगा? नहीं दोहराएगा। इसलिए सकारात्मक में क्या होता है कि सकारात्मक में भोजन मिल जाता है जब चूहे को, तो वह बार बार वह क्रिया करता है, बार बार लीवर पर पैर रखता है, लीवर दबाता है, तो उसे भोजन की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों बात की जाए अगर कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है क्लार्क हल ने। इसे सीएल हल भी कहा जाता है, यानी कि क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है।
आगे है दोस्तों, स्किनर ने चूहों कबूतरों पर प्रयोग किए। इन्होंने चूहे को एक विशेष व्यवहार सीखने के लिए उनकी अनुक्रिया के पश्चात उन्हें एक विशेष पुनर्बलन देकर उन्हें निश्चित व्यवहार सीखने में सफलता प्राप्त की। इसलिए दोस्तों, क्लार्क हल का जो सिद्धांत है पुनर्बलन का, इसका प्रयोग स्किनर साहब ने खूब किया है। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है वह शिक्षा में किस प्रकार अपना महत्व रखती है। तो इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है। बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों, अगर छोटे छोटे पदों में किसी समस्या को आप विभाजित कर देते हैं तो उस समस्या का हल करना और भी आसान हो जाता है। इस क्रिया का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। और स्किनर साहब का मत है कि जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यह संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे आपने हमारे वीडियो को लाइक कर दिया है तो हमें संतोष प्राप्त होता है, तो यह संतोष क्रिया को अधिक बल प्रदान करेगी। जो आपने लाइक किया है तो हमें और भी कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और आगे भी हम और कार्य करते रहेंगे। तो इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं कि कार्य में जब सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और संतोष जो प्राप्त होता है वह क्रिया को बल प्रदान करता है। इसमें पुनर्बलन को बल मिलता है, अधिकाधिक अभ्यास द्वारा क्रिया को बल मिलता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।